अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। एक लंबा टाइम पीरियड था जब आपकी और मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। आप जब अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। बहुत ज़्यादा आप लोगों के भी मुझे मैसेज आ रहे थे, सब बहुत परेशान थे, आप कहाँ हैं, ऑफ कैमरा स्टोरी नहीं आ रही, बाकी प्रोग्राम नहीं आ रहे। और मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान था कि मैं अपनी फैमिली से इस वक्त राब्ते में नहीं हूँ। मैंने एक लास्ट शो जो किया था वो चल नहीं सका, ऑफ कैमरा स्टोरी थी, एक दोस्त के घर में मैंने रिकॉर्ड की थी। उसका पार्ट 1 रिकॉर्ड किया था, पार्ट 2 रिकॉर्ड करना था, वो भी मुकम्मल नहीं हो सकी। वो आगे मैं इंशाल्लाह रिकॉर्ड करके आपको दिखाता हूँ। और उस वक्त भी मैंने आप लोगों से कहा था दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि अल्लाह ताला मुझे हमेशा दुश्मनों के शर से महफूज रखे। आप सबको भी अल्लाह ताला हर आफत से, मुसीबत से, परेशानी से, दुश्मनों के शर से महफूज रखे। तो बस आप लोगों की जो दुआएं हैं ये मेरे लिए सबसे कीमती सरमाया हैं। ये दुआ करते रहा करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैवल कर रहा था, मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ और फैमिली के साथ हूँ। हाँ, ये ज़रूर रहा है कि आप लोगों के साथ राब्ते में नहीं रह सका। बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों से करनी हैं, आगे चल के करूँगा। अच्छा, बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जो मैंने पहले आप लोगों से कहा था आपसे करूँगा। राज प्रोग्राम चल रहा था, उसमें एक कैमरामैन मेरे चेंज हुए, अवैस आया और वो क्या नाम था, FH उसका नाम क्या था, वो शख्स आया, अवैस उसको लेके आया और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी बातें की। मंसूर साहब एक आ गए बीच में जो अपने आप को शाह कहते थे। ऐसे बहुत सारा सिलसिला था। तो मैंने उस वक्त कहा था इस पे मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन वक्त आने पे बोलूँगा। तो अभी आगे चल के मैं ज़रूर इसके ऊपर आपको डिटेल से बताऊँगा। ये सिलसिला उस वक्त से शुरू हुआ था और मेरे ऊपर इस तरह की बातें की, मतलब जो किसी की भी ज़िंदगी के लिए ख़तरात पैदा कर सकती है। मंसूर साहब ने, जो ज़ात के शेख हैं और अपने आप को शाह कहते हैं। फिर उसके बाद एक दोस्त हैं जाम शौकत साहब, उनकी भी एंट्री हुई, उनको लेके आए। इस तरह की बहुत सारी बातें थी। इंशाल्लाह आगे चल के तफसील से अब मैं आपको ये मैं बताने जा रहा हूँ। लाइव शो करूँगा, उसमें भी बताऊँगा ये क्या सिलसिला था, क्यों था, किस वजह से था, जो मैं आपको नहीं बता सका। ये इंशाल्लाह आगे आपको बताऊँगा। बट आज इतना है कि आज से ऑफ कैमरा स्टोरी उसी तरीके आप अपनी सुन सकेंगे। आज से मेरा वो नंबर जिस पे आप मुझे कॉल करते थे, पाकिस्तान से बाहर वाले, मैं कहता था पाकिस्तान का कोड मिलाएं, अभी भी उसी तरीके ही +923136655500 आप इस नंबर को डायल करके मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। इन दिनों मैं फैमिली के साथ हूँ और मतलब पाकिस्तान में नहीं हूँ, तो आप मुझे उस नंबर पे कॉल कीजिए। आपका मेरा रब्ता सिर्फ व्हाट्सएप पे हो सकता है, क्योंकि जिस कंट्री में मैं हूँ यहाँ पे सिर्फ रोमिंग पे मेरी सिम चल रही है। मेरा जो मोबाइल नंबर हैं जितने भी हैं वो सारे के सारे इस वक्त रोमिंग में है, मैं कॉल रिसीव नहीं कर सकता। हाँ, व्हाट्सएप पे आप मुझे कॉल करेंगे तो इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे मैं आपके साथ राब्ते में हूँगा। किसी भी हवाले से आप बात करना चाहें मैं हाज़िर हूँ। थोड़ा सा मैं ख़ुद नॉर्मल नहीं था, एंग्जाइटी की वजह से थोड़ा सा परेशान था, डिस्टर्ब था। नो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत हद तक रिलैक्स हूँ और अपनी फैमिली के सामने हूँ। कुछ भी पूछना चाहें मैं हाज़िर हूँ। मैंने आपको नंबर बता दिया है और हमारा राब्ता जहाँ से टूटा था फिर उस तरीके से शुरू होने जा रहा है, जिसमें मैं आपको राज प्रोग्राम भी दिखाऊंगा। राज के साथ जो रूहानियत वाला शो है लाइव, जो मैं फ्राइडे को करता था, इंशाल्लाह वो भी अब फ्राइडे को आप देख सकेंगे। कॉल्स का जो सिलसिला था, हाँ, उसमें थोड़ा सा ये है, आपके जितने भी मुझे जवाबात आते हैं, सवालात आते हैं मेरे नंबर पे, तो उसकी टाइमिंग थोड़ी सी अब चेंज हो गई। क्योंकि पाकिस्तान में मैंने एक टाइमिंग अनाउंस की हुई थी 5 से 7 शाम को और रात को 12 से 2 बजे। अब यहाँ पे टाइम डिफरेंस है, फ़र्क है टाइम का, तो मैं वो इंशाल्लाह जल्द, क्योंकि ख़ुद पहले थोड़ा सा एडजस्ट हो जाऊँ कि टाइम क्या रखना चाहिए, उस हिसाब से लाइव उसी तरह पाकिस्तानी टाइम 7:30 बजे ही होगा। लाइव बैठ के आप लोगों से राय लूँगा कि कौन सा टाइम सूट करता है आप लोगों को, वो पे टाइम एडजस्ट हो सकता है। बाकी कॉल्स का ये है, करते रहिए कॉल्स इसी नंबर पे। तो इंशाल्लाह ये है कि
कोशिश करूँगा कॉल्स का जवाब दूँ ज़्यादा से ज़्यादा और आपके सवालात का भी जवाब दे सकूँ, क्योंकि ये स्टोरी है, इसमें बातें बहुत लंबी हो गई हैं, आप लोग परेशान होंगे, तो इसलिए ये बातें भी करना बहुत ज़रूरी थी। तो स्टोरी की तरफ आती हैं। ये स्टोरी बहुत ही मज़ेदार कहानी है जो मुझे भेजी कि बहुत ज़बरदस्त स्टोरीज़ आई हुई हैं जो मेरे पास हैं, जो मैंने इंशाल्लाह आपको वन बाई वन सारी सुनानी है। आहिस्ता आहिस्ता आपको सुनाता जाऊँगा। लेकिन आज की स्टोरी ये मुझे शाज़िया ने भेजी, उनका नाम रियल शाज़िया है, और उन्होंने कहा मैं किस कंट्री में होती हूँ आप ये ना बताइए, क्योंकि मेरी बहुत सारी फैमिली है जो प्रोग्राम सुनती है और वो परेशान ना हो जाएं, डर ना जाएं, क्योंकि वो इस तरह की मखलूक और इस तरह की बातों से बहुत डरते हैं। तो बस इतना काफ़ी है कि शाज़िया ने कहानी भेजी है। तो स्टोरी शाज़िया की ज़ुबानी। शाज़िया कहती हैं कि मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड एक और कंट्री में रहती थी। मेरा ताल्लुक़, शाज़िया कहती हैं, पाकिस्तान से है और मैं अपनी दोस्त से राब्ते में रहती थी। उसने शादी की थी, क्या हालात हुए क्या नहीं, उसने कहा इसको डिस्कस ना कीजिएगा, लेकिन उसकी शादी चल ना सकी। वो अपने दोस्त से, अपने शौहर से अलग हो गई। एक माँ जो उनके साथ रहती थी, बूढ़ी माँ थी, और वो मेरी फ्रेंड, इकट्ठे दोनों अपने घर में रहते थे। फ्रेंड का उन्होंने कहा नाम भी आप कोई फ़र्ज़ी रख दें तो उनका नाम मारिया कर देते हैं, फ़र्ज़ी, क्योंकि उनमें इस कहानी में उनका ज़्यादा किरदार नहीं है। तो कहती है मारिया से मेरी अक्सर बातचीत होती रहती, गपशप होती रहती, आंटी से भी मेरी बात हो जाती। आंटी बहुत कम बोलती थी, बस हाय हेलो कर लेती थी और इशारे से ज़्यादा। काफ़ी एजड थी, उम्र उनकी थी तकरीबन कोई 92-93 ईयर के करीब उनकी एज थी, लेकिन अभी भी माशाल्लाह ख़ुद से चलती थी, ख़ुद से किचन में जाती थी, खाने पीने की चीज़ें लेती थीं और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत बहुत अच्छी थी। जब भी मेरी उनसे बात होती, स्काइप उन दिनों में बहुत चलता था, तो स्काइप पे हम बातें करते और आंटी भी आ जाती, तो मैं कहते हाय आंटी कैसी हैं, तो वो मुस्कुरा देती, मुझे पहचानती थी और हाथ हिला देती कि ये उसकी फ्रेंड है, क्योंकि कई दफ़ा हम चक्कर भी लगा चुके थे। मारिया मेरी तरफ पाकिस्तान आ चुकी थी। आंटी से मेरी अभी मुलाकात नहीं हुई थी। मारिया जब पाकिस्तान आती तो बहुत लंबे अरसे बाद थी, बट मेरे पास आती थी। तो वक्त गुज़रता रहा, मैं भी मसरूफ़ हो गई, मेरी मारिया से बात नहीं हो सकी। मेरे और मेरे हस्बैंड का प्रोग्राम बना उसी मुल्क जाने का जहाँ पे मारिया रहती थी। वहाँ पे भी हमारी फैमिली थी, उनसे मिलना था, और हमारा प्रोग्राम इस तरह अचानक बना सारा कि बस टिकट हमें मिल गई जल्दी से और हमें निकलना पड़ गया कि बस वहाँ पे हम रवाना हों और पहुँचें। तो जिन फैमिली के पास हमने जाना था, पता लगा जब उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा हम वेकेशन पे हैं, आप लोग जिस तारीख को आ रहे हैं वो तो हम नहीं होंगे, हम तो ख़ुद कहीं गए हुए हैं, तो आप लेट नहीं कर सकते अपने टिकट को। तो शाज़िया कहती है मैंने कहा नहीं, ये तो मुश्किल हो जाएगा, टिकट आगे फिर महंगी मिलेगी हमें। एक काम करते हैं, आप कब आएंगे? उन्होंने कहा हम 3 डेज़ के बाद आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, मैं अपनी फ्रेंड मारिया की तरफ चली जाऊँगी और मारिया के 2-3 दिन मारिया के पास रहूँगी और उसके बाद फिर मैं आप लोगों की तरफ आ जाऊँगी। फैमिली ने कहा ये बेहतरीन हो जाएगा। यूँ शाज़िया कहती है हमने तैयारी की, अपना बैग वगैरह पैक किए, सामान रखा और उसके बाद हम लोग उस मुल्क के लिए रवाना हो गए। उस मुल्क में हम पहुँचे और जब हम निकलने लगे तो उससे पहले यकीनन सी बात है मारिया से रब्ता करना था। तो मैंने मारिया को 2-3 दफ़ा कॉल की तो मारिया ने मेरी कॉल अटेंड नहीं की। तो मैं परेशान सी हो गई कि हमने तो मारिया की तरफ जाके रहना था, तो मारिया मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रही, तो अब क्या होगा। तो मैंने उसको वॉइस मैसेज छोड़ा, तो उसके वॉइस मैसेज का ये जवाब आया नो प्रॉब्लम, मैं घर पे मौजूद नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पे कीज़ रखी हुई है, आप फ़लाँ जगह पे कीज़ जो है वो पिक कर लीजिएगा और आप घर जाके रह लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। वो एक शॉर्ट सा उसका मैसेज आया कीज़ के बारे में कि चाबी फ़लाँ जगह पे है, और मुझे पता भी था पहले से, अक्सर वो मुझे मारिया बताती थी कि मैं जब जाती हूँ तो चाबी वहाँ पे रख जाती हूँ। तो उसने कहा चाबी फ़लाँ जगह पे रखी है, वहाँ से उठाना और आप घर में इस्तेमाल करना, घर आपका है। तो मैंने कहा चलो ये भी टेंशन ख़त्म हुई। जहाज़ में हम बैठे, उड़ गए और उस मुल्क में हम दाखिल हो गए और मारिया के घर के बाहर पहुँचे। तो मैं और मेरे हस्बैंड थे, अभी हमारे बच्चे थे नहीं, तो हमने जाती उस जगह को हाथ से ढूंढा तो वहाँ पे कीज़
मौजूद थी। हमने चाबी उठाई और चाबी उठा के डोर के अंदर चाबी लगाई और जैसे ही उसको खोलने लगे उस डोर को, तो अंदर से उनकी अम्मी जो थी, आंटी जिनको मैं कहती थी, वो शायद अंदर मौजूद थी। तो उन्होंने अंदर से दरवाज़ा खोल दिया। चाबी का मुझे मारिया ने इसलिए कहा था कि आंटी अक्सर अपने कमरे में रहती थी और बाहर कम निकलती थी, तो इसलिए उसने मुझे कहा था कि आपको अगर ज़रूरत हो तो आप ख़ुद से चाबी उठाना, इससे पहले कि आंटी ना आए या बाहर आएँ तो आप खोल लें। तो आंटी शायद उसी वक्त गेट के पास थी। जैसे ही मेरे हस्बैंड ने की लगाई तो आगे से आंटी ने दरवाज़ा खोला और जैसे ही दरवाज़ा खोला सामने आंटी मौजूद थी। आंटी मुझे पहचानती थी। मैंने कहा हाय आंटी, और मैं जिस तरह बड़े प्यार से मिलते हैं आंटी से, और मैं उनको देखा, आंटी ने मुझे देखा तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और वो मुझे देख के मुस्कुरा पड़ी और उन्होंने हाथ के इशारे से इस तरह वेलकम किया कि आओ आओ अंदर आओ। और मैं और मेरे हस्बैंड अंदर दाखिल हुए। हमेशा की तरह जब मुझे देखती थी तो उनके चेहरे पे जिस तरह मुस्कुराहट आ जाती थी वैसे ही मुस्कुराहट आई। उन्होंने मुझे वेलकम किया। उनकी कमर थोड़ी सी झुकी हुई थी, वो स्ट्रेट नहीं खड़ी हो सकती थी, थोड़ी सी झुकी हुई कमर के साथ थी क्योंकि एज भी उनकी 93-94 ईयर थी। तो उन्होंने मैं वेलकम किया। उन्होंने खुद से दरवाज़ा बंद किया और हम अब थोड़े से वो हो गए, हम ये ज़रा माइंड में रख के आए थे कि घर में कोई भी नहीं होगा, हम अकेले होंगे। लेकिन जिस तरह आंटी ने दरवाज़ा खोला तो एहसास हुआ कि आंटी भी घर में है, तो नो प्रॉब्लम, हम ज़रा थोड़े से रिज़र्व से हो गए। बट उन्होंने दरवाज़ा लॉक करने के बाद ऐसे हाथ से इशारा किया कि ईजी हो, मतलब कोई इशू नहीं, और उसके बाद वो अपने कमरे में चली गई। मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ पे थोड़ा सा खड़े रहे और जब वो अपने कमरे में चली गई तो अंदाज़ा हुआ, मेरे शौहर ने कहा मेरे ख्याल में वो चली गई हैं, आपको मारिया ने बताया नहीं इनके बारे में? उन्होंने कहा नहीं, मुझे उसने एक छोटा सा मैसेज डाला था। तो आंटी तो अक्सर मेरी दुआ सलाम होती है, बट अब ये हम रह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। शाजिया कहती हैं हम कमरे में गए, अपना सामान वगैरह रखा और पूरा घर हमारे हवाले था। हमने कोई 2-3 दिन ही रहना था, तो कोई ज़्यादा तो कोई ज़रूरत नहीं थी, बस बेड ही इस्तेमाल करना था, किचन इस्तेमाल करना था और रहना था। ऐसा ही हुआ, एक कमरा हमने अपने लिए सेलेक्ट किया और उसके अंदर जाके हमने सामान रख दिया। उसके बाद एक यकीनन सिलसिला होता है भूख का, आपका दिल करता है कि आप उठें और कुछ खाना वगैरह खाएं। तो हम लोग गए, फ्रिज खोला तो उसके अंदर काफ़ी सामान इस तरह का था जो हमने निकाला और अपना नाश्ता वगैरह बनाया। घर में दाखिल होती ब्रंच कह लें, हमने ब्रंच बनाया और वो खाया बैठ के। तो हम सोच रहे थे आंटी को भी इनवाइट कर लें, वो भी बूढ़ी हैं, वो शायद खाना चाहें। तो उसी वक्त हम जब बैठे टेबल पे खा रहे थे तो आंटी अंदर दाखिल हुई और मैंने उनको कहा, आंटी को कहा कि आप आएँ हमारे साथ ज्वाइन करें, नाश्ता करें। तो उन्होंने हाथ का इशारा किया नो नो, कि मैं ओके हूँ, मुझे नहीं चाहिए, और वो चली गई। अम्मी अभी भी बैठ के गपशप करते रहे और उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर हम कमरे में चले गए। कमरे में जाते ही मैंने अपना लैपटॉप निकाला और बैठ के लैपटॉप पे थोड़ा सा काम करना था, शाजिया कहती हैं। तो वहीं पे मेरी एक आदत है, मैं कभी भी अपनी टांगों पे यहाँ पे लैपटॉप रख के इस्तेमाल नहीं करती, कोई ना कोई टेबल ही इस्तेमाल करती हूँ, टेबल रखती हूँ और उसके ऊपर मैं लैपटॉप रखती होती हूँ। तो मैंने इधर उधर कमरे में देखा तो एक गोल सी टेबल जो बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, 8-10 इंच की होगी, गोल सी, और वो एक स्टूल टाइप ही था, बड़ी काफ़ी भारी भरकम थी, वो मेरे नज़र आ गई। मैंने उसको घसीटा और घसीट के अपने सामने रख दिया और उस पर लैपटॉप रख दिया। ऊपर वो शायद पत्थर की बनी हुई थी या क्या थी, उसका अच्छा खासा वेट था। और वो कहती हैं, शाजिया कहती है, मैंने अपना लैपटॉप उसमें इस्तेमाल करती रही, शौहर भी वो अपना काम करते रहे। बाहर हमने जाना नहीं था, कुछ लाइन अप करके जो चीज़ें आई थी उसकी तैयारी करनी थी, सो हम अपने अपने लैपटॉप पे काम करते रहे। मेरे हस्बैंड बेड पे बैठे हुए थे और बेड पे अपना लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे थे। यूँ शाम हो गई, बातें करते रहे, वक्त गुजरा और शाम के टाइम हमने सोचा अब बाहर चलते हैं, कुछ खाने के लिए लेके आते हैं। तो हमने प्लान किया क्योंकि हमने 3 दिन रहना है तो एक ही दफ़ा में इतना ज़्यादा ले आते हैं कि 3 दिन हमारा चल सके। हम बाहर गए और अच्छा खासा फूड ऐसा जो बनाना ना पड़े, आप माइक्रोवेव ओवन में रखें और उसको गर्म करके खा लें। क्योंकि हमारे पास 2-3 दिन थे, अगर मारिया होती तो फिर एक और बात थी। तो अब हम इस तरह का ही फूड लेके आए, बस रेडी टू ईट होता है, आप गर्म करें और खा लें। सॉसेजेस मुझे भी बहुत पसंद है,
तो मैं रेडी टू ईट लेके आता हूँ, ओवन में रखता हूँ सॉसेजेस और उसके बाद खा लेता हूँ। तो हमने कहा आंटी के लिए भी बना लेते हैं, और रात का टाइम है और हम भी खाते हैं। तो अच्छा खासा हमने फूड बना लिया, इस तरह रेडी कर लिया कि अपने लिए भी और आंटी के लिए भी, मतलब 3 पर्सन के लिए, 3 लोगों के लिए फूड काफ़ी था। फूड हमने रख दिया और आंटी को बुलाने के लिए मैं उठने लगी हूँ कि मैंने देखा आंटी आ रही हैं, और फिर से मैंने दूर से कहा हाय आंटी, हाय हेलो किया। उन्होंने मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा, उस तरह हाथ हिलाया, और वो चलती हुई बिल्कुल मेरे करीब आई और आके उन्होंने वो जो पूरी टेबल रखी हुई ट्रे रखी हुई थी, उस ट्रे के ऊपर वो सारा खाने पीने का सामान जो हमने रेडी टू ईट फूड बना के रखा था, वो पूरा फूड उन्होंने उठाया और पूरी ट्रे उठा के, वो आहिस्ता आहिस्ता चलती थी, वो पूरी ट्रे उठा के आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अपने कमरे में चली गई। अब मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा अजीब से हो गए। ये फूड तो हम तीनों के लिए था और बहुत ज़्यादा फूड था। आंटी को तो हम खुद बुलाने जा रहे थे कि आंटी आए आके हमारे साथ फूड खाएं, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा ट्रे उठाया और उठा के वो चली गई। मेरे शौहर ने मेरी तरफ देखा और मैं खुद भी हैरान हो गई। मैंने भी शौहर को इस तरह आंखों में इशारा किया कि अभी वो चली जाएं, क्योंकि वो जैसे उठा के जा ही रही थी। तो मेरे शौहर ने आंखों से मुझे इशारा किया कि भाई वो तो सारा लेके जा रही हैं। तो मैंने आंखों से कहा ओके वेट। वो जब चली गई तो हस्बैंड कहते हैं आपने बताया नहीं कोई और भी है घर में? मैंने कहा नहीं, मारिया रहती है और उसकी अम्मी रहती हैं, आंटी रहती हैं, पता नहीं कोई और आया हुआ है शायद उनके साथ, या क्या मामला है कि वो इतना तो नहीं खा सकती, वो तो बहुत कम खाती हैं, बट वो पूरा फूड लेके जा रही हैं, शायद उनको ज़रूरत होगी। और यूं वो जब खाना ले गई तो हम ये भी दोबारा से उठे, रेडी टू ईट 3 दिनों के लिए हम लेके आए थे, और फिर हमने कुछ चीज़ें उठाई और उनको गरम किया और फिर खाया। लेकिन खाते हुए हम कान जो थे वो सुन रहे थे, अंदर से कमरे से किसी की आवाज़ आ रही है, कोई अंदर कमरे में है या आंटी अकेली हैं, क्योंकि वो बात मुझे तो हज़म बिल्कुल नहीं हो रही थी। शोहर रिलैक्स हो गए थे कि शायद कोई होगा, वो इस तरह के मामलात में नहीं पड़ते थे ना, उनको इंटरेस्ट होता था। लेकिन मेरे कान खड़े हो गए थे कि आंटी इतना खाना लेके गई हैं, क्या करना है उन्होंने, या काफ़ी दिनों से उन्होंने नहीं खाया हुआ था, भूखी थी, या क्या माजरा है। खैर रात हुई और हमने अपने उस तरह काम शम किया और सोने के लिए लेट गए। ये रात के कौन सा पहर था ये तो हमें नहीं पता, पर उस आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। हस्बैंड तो मेरे सोए रहे, क्योंकि वो आवाज़ थी किसी चीज़ के गिरने की। वो इतनी ज़ोर से, कोई शीशे कांच की कोई चीज़ थी जो गिरी थी, और गिरने से इतनी ज़्यादा ज़ोरदार आवाज़ पैदा हुई थी कि वो ज़मीन पे गिर के टूट गई थी। और वो कोई भारी भरकम चीज़ थी जिसकी वजह से उसके गिरने की आवाज़ आई थी और टूटने की आवाज़ आई थी। तो मैंने शौहर की तरफ देखा, वो सो रहे थे। मुझे लगा कि आंटी उठी हैं रात के टाइम, या क्या हुआ है, उनको नज़र नहीं आया और बाहर कोई चीज़ से टकरा गई हैं और वो टूट गई है। तो मैंने सोचा इस वक्त क्या मुझे उठना चाहिए या लेटी रहूं। तो मैं वहीं पे ही लेटी रही कि अगर आंटी की कोई आवाज़ आती है या हेल्प के लिए पुकारती हैं तब मुझे जाना चाहिए, वरना मुझे नहीं जाना चाहिए। मैं काफ़ी देर इस तरह लेटी रही, लेकिन उसके बाद कोई भी आवाज़ नहीं आई। तो मुझे भी वेट करते करते नींद आ गई। हम लोग दोनों सुबह उठे और उस रूम से निकले बाहर नाश्ते के लिए। तो मेरी निगाह उसी ही रात जो चीज़ गिरी थी, जिसके टूटने की आवाज़ मेरे कानों ने सुनी थी, बाहर निकलते ही मेरी निगाह उसी शीशे का, वो एक था बहुत मोटा ताज़ा वो शीशा था, और वो शीशे का कहना चाहिए एक जिसमें फूल वगैरह ला के आप रख देते हैं, सजावट के लिए रखा जाता है टेबल के ऊपर, वो ऐसा कोई शीशे का वो था जो ज़मीन पे गिरा हुआ था और टूटा हुआ था। वो बहुत मोटा शीशा था, बहुत मजबूत था, वो बहुत बुरी तरीके से उसको धक्का पड़ा था, तो तभी वो टूट गया था, वरना उसको टूटना नहीं चाहिए था। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ये क्या हुआ है, ये कैसे टूटा है? मैंने कहा ये रात जब ये गिरा था ज़ोर से, इसकी टूटने की आवाज़ से मेरी आँख खुल गई थी
और तभी मुझे अंदाज़ा हुआ था कि आंटी उठी हैं और लगता है वो टकरा गई हैं किसी चीज़ से और कुछ चीज़ गिरी है। तो मैंने आपकी तरफ देखा, आप सोए हुए थे, मैंने आपको जगाया नहीं और मैंने कहा आंटी अगर हेल्प के लिए पुकारती हैं तो मैं जाऊँगी, वरना उन्होंने नहीं पुकारा तो मैं भी फिर सो गई। खैर मैंने उठ के उसकी किरचियाँ जी थी वो सारी इकट्ठी की और उसको डस्टबिन में डाला और उसके बाद हम नाश्ता करने के लिए बैठ गए। वेट करते रहे कि आंटी आ जाएं और वो भी हमारे साथ नाश्ता कर लें। काफ़ी देर वेट किया, आंटी नहीं आई। तो हमने कहा क्या करें, आंटी के कमरे में जाके उनका पता करें। तो मेरे हस्बैंड कहता है यकीनन आपको जाना चाहिए, अब हम घर में रह रहे हैं तो हमें ही केयर करनी होगी, आप उनको नॉक कीजिए। शाजिया कहती मैं उठी हूँ, आंटी के कमरे में गई हूँ, दरवाज़ा लॉक था। मैंने कहा ठक 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 ठक, आंटी 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 आवाज़ थी। आंटी ने दरवाज़ा नहीं खोला। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं लॉक खोलती अंदर जाती, वो सो रही थी या क्या मामला था, ये मैं नहीं कर सकती थी। 2-3 दफ़ा नॉक करने पे भी जब आंटी बाहर नहीं आई तो फिर मैं वापस आ गई। मैंने कहा नहीं बुरा लगता है, हाँ अब अगर वो बाहर निकली और आते जाते तो मैंने उससे पूछ लूँगी कि वो क्या नाश्ता करना चाह रही हैं या क्या उनको चाहिए, मैं ज़रूर पता कर लूँगी। वो दिन भी हमारे अपने काम जो थे इस तरह के करने वाले, कुछ हमने बैग खोले, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें थीं वो हमने अपनी निकाली और बैठ के कॉल शॉल करते रहे, काम शाम करते रहे। शाम हो गई, करने को कुछ था नहीं। हस्बैंड ने कहा चलो ज़रा बाहर, सारा दिन हो गया है, बाहर ज़रा घूम फिर के आते हैं। तो मैंने कहा क्या लॉक करके चलें, आंटी तो घर में है। उसने कहा नहीं लॉक नहीं करना चाहिए, आंटी घर में हैं, हम नॉक करेंगे वो खोल देंगी। हम बाहर गए, एक पार्क सा था, पार्क तो नहीं कहना चाहिए था, सोसाइटी थी एक बहुत बड़ी, उसके छोटे छोटे जिस तरह पार्क बने होते हैं, उस सोसाइटी का एक छोटा सा पार्क था। हम उस पार्क में गए और कुछ देर चहलकदमी करते रहे। मौसम बहुत अच्छा था, हमें बहुत अच्छा लगा, गपशप करते रहे और उसके बाद हस्बैंड ने कहा चलो अब अंदर चलते हैं। हम लोग अंदर आ गए और बेल दी हमने। जैसे ही बेल दी तो थोड़ी देर के बाद आंटी ने ही दरवाज़ा खोला और आज उनके चेहरे पे जिस तरह मुस्कुराहट होती थी, मुस्कुराहट नहीं थी, वो बिल्कुल फ्लैट चेहरे के साथ थी, जैसे बिल्कुल सीरियस हुई हूँ ऐसे। और इस सीरियस अंदाज में उन्होंने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही वो अंदर की तरफ चली गई। मतलब मुझे आंटी के साथ हाय हेलो करने का मौका ही नहीं मिला। खैर वो चली गई और मैंने कहा क्या हुआ है आंटी, आज सीरियस लग रही है। उसने कहा बुज़ुर्ग है। मेरे हस्बैंड बोले बुज़ुर्ग हैं यार, कभी मूड कैसा होता है, कभी कैसा होता है। खैर इट्स ओके। हम अंदर आ गए और खाना वगैरह हमने गर्म किया और खाना वगैरह जब हम गर्म कर चुके तो टेबल पे बैठे हैं तो हस्बैंड कहते हैं अब आप आंटी को बुलाएं और उनको कहें वो खाना खा लें। मैं गई हूँ चलती हुई आंटी के कमरे के पास और जैसे ही मैं आंटी के कमरे के पास गई हूँ तो मैंने जैसे ही नॉक करने के लिए ऐसे अपना हाथ आगे किया है कि दरवाज़े को हल्का सा नॉक कर सकूँ कि आंटी बाहर आए। मैंने ऐसे जैसे ही नॉक किया है तो दरवाज़ा आंटी ने खोल दिया है। मैंने कहा हाय आंटी। वो उसी तरह बिल्कुल चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और उसी तरह उन्होंने सीरियस मुझे ऐसे हल्की सी स्माइल, मेरे स्माइल करने पे उन्होंने स्माइल चेहरे पे सजाई और आंखों से कहा कि जैसे पूछ रही हूँ व्हाट, क्या चाहिए, व्हाट यू वांट। तो मैंने कहा आंटी वो खाना रेडी है, आप आके खाना खा लें। तो आगे से उन्होंने फिर से गर्दन हिलाई ऐसे जैसे कह रही हूँ अच्छा ओके ठीक है तुम चलो, हाथ से इशारा किया ठीक है तुम चलो, जैसे मैं आती हूँ। उसके बाद उन्होंने आराम से दरवाज़ा बंद कर दिया कि मुझे मैसेज दे दिया कि तुम चलो मैं आती हूँ। हम लोग चले गए, थोड़ी देर वेट किया कि वो आ जाएं तो खाना खाते हैं। तो आंटी नहीं आई। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मेरे ख्याल में हमें खा लेना चाहिए, वो शायद लेट खाएं तो उनके लिए हम रख देंगे। हमने खाना खाया और खाना खा के उनके लिए आज हमने एक्स्ट्रा खाना रख दिया। मतलब जिस तरह वो कल लेके गई थी तो हमने कहा आज भी हमें उनके लिए ज़्यादा खाना छोड़ के जाएं, तो उनके लिए हमने ज़्यादा खाना छोड़ दिया और उन अंदर कमरे में चले गए। जाके काम शाम किया तो थोड़ी देर के बाद मुझे आवाज़ से महसूस हुआ जैसे आंटी बाहर आई हैं और चलने की आवाज़ आ रही थी। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हस्बैंड तो अपना काम में लगे हुए थे कि आंटी बाहर हैं, इसका मतलब वो खाना ले लेंगी। मेरा दिल किया कि मैं उठ के जाऊं और उनको खाने का पूछूं, गर्म करके दूं, लेकिन फिर जिस तरह उनका आज मूड था, एक्सप्रेशन थे, मैंने कहा नहीं, उनको फ्री हैंड देना चाहिए, जैसे वो बेहतर समझें। खैर मैं अंदर काम करती रही। फिर इसी तरह जब थक गई मैं भी तो हस्बैंड ने कहा मैं सो रहा हूँ। हस्बैंड पहले सोने के लिए लेट गए और मैं उसी टेबल पे लैपटॉप रखे बैठी काम कर रही थी। तो
ये दूसरा दिन था हमारे इस घर के अंदर। कल हमारा लास्ट डे था और उसके बाद हमने जाना था। तो मैं काम करती रही, हस्बैंड सो गए, तो मैंने कोई मूवी लगा ली। कैसे नींद नहीं आ रही, चलें हेडफोन लगा के मैं थोड़ी देर मूवी देखती हूँ। मैं मूवी लगा के मूवी देख रही थी कि मेरे कानों ने एक आवाज़ सुनी, उसी तरह जिस तरह कल रात को एक आवाज़ सुनी थी, किसी चीज़ के गिरने की आवाज़। बहुत कल से भी जो आवाज़ थी गिरने की बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़ोर से कोई चीज़ गिरी थी। तो मैं एकदम चौंक गई कि यहाँ तक कि मेरे कानों में हेडफोन लगे हुए थे, फिर भी उसकी मुझे इतनी आवाज़ आई कि मैं चौंक गई कि ये क्या हुआ है। आज इतनी ज़ोर की आवाज़ थी कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे देखना चाहिए, आंटी गिर गई हैं, ये खुदा न खास्ता क्या हुआ है। एक आवाज़ थी किसी चीज़ के टूटने की, लेकिन उसके साथ जैसे ही मेरे कानों ने वो आवाज़ सुनी, कोई शीशे की कांच की चीज़ नीचे गिरी है और टूटी है, तो मैंने फौरी तौर पे झटका लिया और हेडफोन कानों से उतार लिए। जैसे मैंने कानों से हेडफोन उतारे तो एक ऐसी आवाज़ आई जैसे धड़म से कोई जिस्म गिरता है, भारी भरकम जिस्म गिरता है। तो मैं एकदम अलर्ट हो गई कि ये तो आंटी के गिरने की आवाज़ है, जैसे कोई जिस्म भारी गिरता है। तो मैं एकदम से जल्दी से उठी, हस्बैंड सो रहे थे, जल्दी से चलती हुई बाहर गई। और जब मैंने बाहर जाके देखा, वो पूरा, जिसको आप टीवी लाउंज भी कह सकते हैं, जिसमें डाइनिंग टेबल भी लगी हुई थी, ओपन स्टाइल का किचन भी था, उस पूरे एरिया के अंदर मैं देखती रही, क्योंकि मेरी निगाहें ढूंढ रही थी कि आंटी कहीं गिर चुकी हैं, लेकिन मुझे कहीं आंटी गिरी हुई नज़र नहीं आई। यहाँ तक कि मैं फिर उसके बाद उस बर्तन को ढूंढना शुरू हो गई जो कांच का कोई था, जो गिरा था नीचे ज़मीन पर और टूट गया था। तो ऐसी कोई टूटी हुई चीज़ भी मुझे ज़मीन पर नज़र नहीं आई। तो मैं परेशान हो गई, ना आंटी के गिरने की आवाज़ मैंने क्लियर सुनी है, उससे पहले एक शीशे के बर्तन के टूटने की आवाज़ सुनी है। तो ना ही बर्तन ना था और ना ही आंटी की इस तरह की कोई आवाज़ वजूद, ना आंटी का कहीं ज़मीन पे था, ना कोई टूटी हुई चीज़ ज़मीन पे पड़ी थी। वो खड़ी होके कहती है, मैं देखती रही हूँ इधर उधर, इधर सारा मैं देखती रही हूँ, कहीं पे भी नहीं। जहाँ कल एक बर्तन गिरा था, वो गुलदान सा कांच का, जिसके अंदर फूल वगैरह ताज़े रखे जाते हैं, तो उस जगह पे अभी कोई चीज़ नहीं थी। वो टेबल, वो जगह जो थी वो खाली थी। ये एक जगह पे साइड पे बनाई गई एक ऐसी टेबल थी जो खूबसूरती के लिए, डेकोरेशन के लिए घर में रखी गई थी, और उसके ऊपर वो वाइट कांच का एक गुलदान सा था जिसमें फूल रखे जाते थे, वो रखा था कल, जो वो गिर के टूटा था। अब वो टेबल खाली पड़ी थी। मैं उसके इर्द गिर्द देखती रही। तो मैंने कहा, इस टेबल को मैं क्यों देख रही हूँ, इसमें तो जो गुलदान था वो कल टूट गया था, आज मैं क्या देख रही हूँ। तो उसके बाद फिर इधर उधर हर जगह मैंने देखा, मुझे कुछ भी नजर ना आया। तो कहती है, फिर मैं चलती हुई कमरे में गई और जाके मैंने दोबारा से मूवी देखना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर मैंने मूवी देखी कि फिर से मुझे एक आवाज़ आई, इतनी भारी भरकम आवाज़, जैसे कोई बहुत भारी भरकम मेज़ होती है और उस मेज़ को कोई घसीटता है ज़मीन पे। उसके जैसे ही घसीटने की चरचराहट पैदा हुई, तो कहती, मैंने हेडफोन उतारे, मैंने कहा, ये कैसी आवाज़ है। तो अभी भी मेरे कानों ने एक आवाज़ जिसको सुना, वो एक भारी भरकम टेबल थी जिसको कोई घसीट रहा था। मैंने कहा, आंटी को इस चीज़ की कैसे ज़रूरत पड़ गई कि वो भारी भरकम टेबल घसीट रही है रात के इस पहर। ये क्या हो रहा है। मैं आराम से उठी और मैंने दरवाजे से बाहर निकली, तो वो आवाज़ जो मेरे कानों में आ रही थी अब पहले से भी ज़्यादा भारी भरकम हो गई। मतलब पहले मैं रूम में थी तो आवाज़ हल्की आ रही थी, अब और ज़ोर से आ रही थी। कोई घसीट रहा था टेबल को, और वो इतनी भारी भरकम थी। तो एकदम से मेरे दिमाग में ख्याल आया, आंटी तो बुजुर्ग हैं, इस टेबल को जो घसीटने की आवाज़ है ये इतनी भारी भरकम है कि आंटी नहीं घसीट सकती। तो फिर ये कौन घसीट रहा है, कहीं चोर तो नहीं आ गया। मेरे दिल में अब वसवसे आने शुरू हो गए। आवाज़ अभी भी आ रही थी। तो मैं चलती हुई सीधी हस्बैंड के पास गई। मैंने उनको नींद से झंझोड़ के उठाया, और बड़ी गहरी नींद सोते थे। वो उठ के कहते हैं, हाँ क्या हुआ है।
आवाज सुने। हाँ, किसी मेज की घसीटने की आवाज है, मेरे शौहर बोले। मैंने कहा कौन घसीट रहा है? कहता है आंटी घसीट रही होंगी। मैंने कहा वो बूढ़ियां इतनी भारी भरकम टेबल कैसे घसीट सकती हैं? तो फिर कौन घसीट रहा है? मैंने कहा मैं तो डर गई हूं, कोई चोर तो नहीं है, उठे आए देखते हैं। मेरे शौहर भी जल्दी से उठ के कि हम किसी के घर में हैं, कोई चोर तो नहीं आया हुआ, और चलते हुए हम बाहर आ गए। अब जैसे ही हम कमरे से बाहर आए तो मेरे शौहर ने भी उसी तरह आवाज़ जो कमरे में हल्की सी सुनी थी, यहाँ पहुँचते ही वो तेज़ हो गई आवाज़, क्योंकि हम करीब थे जिस भी मेज़ को घसीटा जा रहा था। मेरे शौहर कहते हैं कि अगर कोई चोर या कुछ हुआ तो यार वो हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, हमें नुकसान ना पहुंचा दे, हम क्या करें? मैंने कहा देखना तो फिर भी है, चलें। तो हम दोनों मियाँ बीवी इधर उधर देखना शुरू हो गए। उसके एक रूम के अंदर हम थे, एक रूम के अंदर आंटी थी, 2 रूम और थे, 4 बेडरूम का ये घर था। तो 2 रूम जो बंद थे, हमने कहा कहीं इस जगह से आवाज़ तो नहीं आ रही, और हम जैसे ही उन बेडरूम्स के करीब गए तो आवाज़ बंद हो गई। मेरे शौहर ने कहा अब क्या करें, इस कमरे को खोल के देखें। मैंने कहा खोल के देखना बनता तो है, पता नहीं कौन है जो अंदर टेबल को घसीट रहा है, तो यकीनन वो जो भी है, चोर है, कोई भी है, हम डर गए, क्या करें? तो मेरे शौहर ने कहा रुको, मैं कोई चीज़ इस तरह की उठा लूँ कि खुदा ना खास्ता मेरे ऊपर अटैक करे तो मेरे हाथ में डंडा या इस तरह की कोई चीज़ तो होनी चाहिए जिससे मैं उसका मुकाबला कर सकूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई चीज़ ढूंढे। तो हम दोनों मियाँ बीवी इधर उधर कोई चीज़ ढूंढना शुरू हो गए, और मेरे शौहर ने एक बड़ा सा, मतलब एक डंडा सा ही था, उसको कोने में पड़ा हुआ नज़र आ गया, वो ढूंढ के ले आए। तो मुझे कहते हैं तुम आहिस्ता से दरवाज़ा खोले। उन्होंने इस अंदाज में डंडा पकड़ लिया कि जो भी होगा और हमें अगर नज़र आया कि वो कोई चोर है या इस तरह का मशकूक है तो हम उसको मारेंगे। अब हम किसी के घर में थे और ये सेकंड नाइट थी, और रात के टाइम आवाज़ें हमने क्लियर सुनी थी, और हमें महसूस ये हो रहा था अगर कोई है तो इन कमरों के अंदर है, जो 2 कमरे बंद हैं, एक आंटी का था। मेरे शौहर ने डंडा पकड़ा और मैंने दरवाज़ा खोल दिया, और मैंने जिस अंदाज में दरवाज़ा खोला, खोलते ही उसको ज़ोर से धक्का दे दिया कि जो भी है एकदम से सामने हम उसको देख सकें, ताकि हम अलर्ट हो जाएं, अपने आप को बचा सकें, अपने आप को तैयार कर सकें कि कौन है। और जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला, हटाया, तो अंदर खूब अंधेरा पड़ा हुआ था। जैसे ही दरवाज़ा खुला है तो हम दोनों ने अंदर देखा है, बाहर की वो जो रोशनी थी अंदर गई है, तो अंदर खामोशी थी। कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे हमें लगता कि यहाँ पे अभी कोई था या घसेट रहा था। तो हाथ करते ही मैंने जैसे कैसे स्विच भी ऑन कर दिया, लाइट ऑन हो गई, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। पूरा वो हमने कमरा अंदर डंडा पकड़ के, फिर मेरे शौहर ने घूम के देखा, बाथरूम में देखा, पूरे कमरे में देख लिया, अंदर कुछ भी नहीं था। हम उस कमरे से जैसे निकले हैं तो फिर हमारे कानों ने आवाज़ सुनी है, वही टेबल घसीटने की आवाज़ साथ वाले कमरे ऐसे आ रही थी, आंटी के कमरे से नहीं, जो एक और कमरा बंद था। तो मेरे शौहर ने मुझे इशारे से कहा इधर है जो भी है। फिर उसी अंदाज में हम गए। अब मेरे हाथ कांप रहे थे दरवाज़ा खोलते हुए, क्योंकि अब हमने करीब से उसको पिक कर लिया था, हमें पता लग गया था कि टेबल घसीटने की आवाज़ यहां से आ रही है। तो मैंने डरते डरते दरवाजे के हैंडल को घुमाया और आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खोलना शुरू कर दिया, क्योंकि अब जो भी था उसको हमने पकड़ लिया था, वो अंदर था, और मेरे शौहर ने हाथ में डंडा पकड़ा हुआ था। और जैसे ही दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलता गया है, वो जो अंदर से आवाज़ आ रही थी, दरवाज़ा खोल रही थी जिस वक्त मैं, उस वक्त भी आवाज़ आ रही थी घसीटने की। और जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खुलना शुरू हुआ तो आवाज़ एकदम से खामोश हो गई, और दरवाज़ा हमने खोल दिया तो पहली चीज़ इस पर हमारी निगाह पड़ी, आंटी सामने खड़ी थी, अंदर की लाइट हल्की वाली जल रही थी, घुप अंधेरा नहीं था, हल्की वाली नाइट वाली बल्ब लाइट जल रही थी, और आंटी थी एक टेबल को घसीट रही थी। और जैसे ही हमने देखा तो आंटी हमें देख के चौंक सी पड़ी, उनके चेहरे पे ऐसे एक्सप्रेशन है जैसे उनको बुरा लगा हो कि तुम लोग इधर क्या कर रहे हो रात के इस टाइम। बोली नहीं, लेकिन इस तरह देखा कि तुम इधर क्या कर रहे हो। तो हम दोनों अजीब से हो गए। मेरे शौहर ने डंडा पीछे से कर लिया, तो मैंने कहा आंटी आप इधर क्या कर रही हैं?
तो आंटी बोलती बहुत कम थी, लेकिन बात करती तो थी, बोलती तो थी। तो मुझे देख के कहती है, तुम लोग इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने कहा आंटी, हमें लगा था जैसे कोई रात के टाइम ऐसे कोई हिला रहा है, कुछ कर रहा है, तो हम इस तरह तरह डर गए थे। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी बात क्या करूँ, हम तो डर के आ गए थे। हमने कहा पता नहीं क्या हो रहा है। तो कहती आओ, ऐसे हाथ का इशारा, कहती है अब कुछ नहीं, जाओ तुम लोग सो जाओ, मैं काम कर रही हूँ। ओके ओके आंटी। और हमने ये कहा, और कहती है दरवाज़ा बंद कर दो। हमने दरवाज़ा बंद किया, दोनों मियाँ बीवी चलते हुए आगे। मेरे शौहर कहते हैं कि ये क्या हुआ है? मैंने कहा मैं खुद परेशान हूँ, ये क्या हुआ है? कह रहा है आंटी को अगर टेबल घसीटनी थी तो दिन के टाइम भी घसीट सकती थी, रात को इस वक्त टेबल क्यों घसीट रही है? मैंने कहा हाँ यार, ये तो मेरे भी जहन में है, रात को इस वक्त टेबल क्यों घसीट रही है? ये काम तो सुबह भी हो सकता था, क्या हुआ आंटी को? उसने कहा यार मुझे नहीं पता, पता नहीं क्या हुआ है, बहरहाल इट्स ओके, सो जाओ। हम दोनों गए कमरे में और जाके हम लेट गए। सुबह जब उठे हैं तो मेरा जो लैपटॉप था मेरे सिरहाने के पास रखा हुआ था। एकदम मेरी आंख खुली और मैं उठी हूं तो मैंने कहा मेरे सिरहाने पे तकिए के पास लैपटॉप किसने रख दिया? क्योंकि मैं कभी भी लैपटॉप अपने तकिए के पास नहीं रखती थी। और वो जिस टेबल पे रखा हुआ था वो गोल सी टेबल थी जिसके ऊपर पत्थर सा बना हुआ था और गोल सी थी और बाकी जगह से बंद सी थी, उस पर मैंने अपना लैपटॉप रखा था। काफ़ी तकरीबन चौड़ी थी इस पर कि मेरा लैपटॉप पूरा आ गया था। तो वो टेबल आंटी ले गई थी और उसके बाद उन्होंने लैपटॉप मेरे तकिए के पास रख दिया था। मैंने कहा यार ये क्या हुआ है? आंटी को टेबल चाहिए थी, इसका मतलब है रात वो टेबल ले गई और लैपटॉप इधर रख गई हैं। अब मैंने कहा ये शौहर को बात बताऊं, लेकिन मैंने कहा अजीब सी, रात भी वो टेबल घसीट रही थी, पता नहीं उनको क्या चाहिए, उधर भी टेबल घसीट रही थी और इधर भी टेबल वो ले गई हैं। लेकिन बड़ी ताकतवर है आंटी, क्योंकि जब इस टेबल को मैंने उधर से घसीट के अपने पास किया था तो काफ़ी भारी भरकम टेबल ये थी। तो हैरत की बात थी वो इतनी भारी भरकम टेबल घसीट के कैसे ले गई, लेकिन वो ले गई थी। खैर हम उठे, नाश्ते वाश्ते के लिए हमने सामान बनाया और वेट करने लगे कि अगर आंटी भी आ जाए तो हमारे साथ नाश्ता कर लें। तो मुझे शौहर कहते हैं जाना है, बुलाना है आंटी को अगर वो नाश्ता कर लें। तो मैंने कहा भाई मैं तो अजीब सी हो गई हूँ, गुस्सा ही ना कर जाए। कहते हैं कोई नहीं यार, जाओ बुला के आओ, एक दफ़ा नॉक करो, अगर वो जवाब दे दें ठीक है, तो नहीं तो हम उनके लिए छोड़ देंगे। हम गए, हमने उनके लिए नॉक किया और वो उन्होंने कोई जवाब ना दिया। हमने नाश्ता किया, उनके लिए नाश्ता छोड़ के कमरे में आ गए और हम कमरे में बैठे रहे। जैसे ही हम लोग नाश्ता वगैरह कर रहे थे और मुझे उस शौहर ने कहा कि एक दफ़ा आंटी को जाओ नॉक करके आओ। जब मैं आंटी के नॉक करके आ रही थी तो उस वक्त मेरी निगाह पड़ी, लेकिन मैं गौर नहीं किया। मैं शायद दिमाग में खोई हुई थी, सोच रही थी आंटी का क्या ये सीन चल रहा है, मुझे कुछ हज़म नहीं हुआ। मेरे दिमाग में उस वक्त भी ये चल रहा था, आंटी मेरे कमरे से इतनी भारी भरकम टेबल ले गई हैं, वो टेबल घसीट रही थी, ये क्या सीन है? तो कहती हैं कि मैं, वो नज़र पड़ी लेकिन मैं ध्यान नहीं दे सकी। जब मैं कमरे में आके बैठी तो मुझे याद आया कि मैंने कुछ देखा था लेकिन ध्यान नहीं दिया। एकदम से मैं अपनी जगह से उठी हूँ और चलती हुई गई हूँ तो वो जो टेबल खाली पड़ी थी जिस पे वो गुलदान सा था, गिरा था, टूट गया था, उसके बिल्कुल पीछे साइड पे करके कुछ टूटा हुआ मुझे उस वक्त भी नज़र आया था, लेकिन मैं ध्यान ना होने की वजह से जहन में नहीं था। तो जब मैंने आके देखा तो फिर से एक और गुलदान था, उस तरह का नहीं, चेंज था, उसके नीचे टूट के किसी ने उसकी किरचियां भी इकट्ठी करके रख दी थी। पहले वाला जो टूटा था गुलदान वो मैंने उठा के उसको डस्टबिन में फेंक दिया था, लेकिन ये वाला जो था ये गिरा था और किसी ने उसको उठा के छुपा सा दिया था, नीचे कर दिया था। तो मुझे याद आया रात भी एक गिरने की आवाज़ आई थी और बाद में आवाज़ आई थी जैसे आंटी गिरी हैं। इसका मतलब रात आंटी गिरी थी और ये गुलदान टूटा था और वो भी गिरी थी, वो उठ के चली गई और उन्होंने ये गुलदान इकट्ठा करके नीचे कर दिया। अच्छा, तो रात ये टूटा था और मुझे नज़र नहीं आ सका। खैर हम काम करते रहे तो मेरे शौहर कहते हैं मेरा ज़रा बाहर जाने को दिल कर रहा है, चलें? मैंने कहा नहीं आप ज़रा जाएं, मैं इधर काम करना चाह रही हूँ तो मुझे ज़रा बैठने दें। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो बाहर चले गए, मैं काम करती रही, वो ज़रा घूमते रहे। तो बैठे बैठे वहाँ पे मुझे नींद सी आ गई, मेरी आँख लग गई। कहती है जैसे मेरी आँख लगी तो मुझे आँख 10-15 मिनट के लिए लगी है, लेकिन मैंने उसमें इतना खौफनाक ख्वाब देखा है कि मैं डर सी गई हूँ। मैंने ख्वाब देखा कि रात का टाइम है और रात के टाइम मैं अपने इसी कमरे में बैठी हुई हूँ
मुझे तलब होती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो मैं उठती हूँ और वॉशरूम में चलती हुई जाती हूँ। मैं वॉशरूम का दरवाज़ा खोलती हूँ। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला है तो वॉशरूम के ऊपर जो खिड़की बनी हुई थी, उस खिड़की के पास एक बहुत बड़ी मक्खी टाइप सी थी। इतनी बड़ी मक्खी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। वो इतनी बड़ी थी, एक इंसानी हाथ से भी थोड़ी सी बड़ी मक्खी थी। और उस मक्खी वो दीवार के ऊपर बैठी हुई थी। उसके पर बिल्कुल मक्खी की तरह थे, ग्रीन कलर के उसके पर थे। पीछे से वो ग्रीन नज़र आ रही थी, लेकिन उसका मुंह उस तरफ था, तो इसलिए मुझे वो मक्खी ही नज़र आई कि मक्खी ही है, लेकिन इतनी बड़ी कि इंसानी हाथ जितनी बड़ी, और मोटी थी, तकरीबन कोई 3 से 4 इंच मोटी। 3 से 4 इंच मोटी वो मक्खी, और इंसानी हाथ जितनी बड़ी वो ऊपर बैठी हुई थी। और मैं दरवाज़ा जैसे ही खोलती हूँ, वो ऐसे उड़ती और तेज़ी से मेरी तरफ आती है, और मेरे मुंह से चीख निकल जाती है। और जैसे ही मेरे मुंह से चीख निकली है तो मैं झटका मार के उठ गई। ये शाम का टाइम था। मुझे ऐसे काम करते करते ऊँघ सी आ गई थी, और ऊँघ में मैंने ख्वाब देखा था एक बड़ी सी मक्खी इस तरह उड़ती हुई आई है, और जैसे ही वो मुड़ी और तेज़ी से मेरी तरफ आई अपने पर हिलाते हुए ग्रीन कलर के, तो मैं डर जाती हूँ जैसे मुझे वो टक्कर मारने आ रही है। मेरे मुंह से चीख निकलती है, और उसी लम्हे मेरी आंख खुल जाती है। मैं बिस्तर पे हूँ, कमरे में अंधेरा है, तो मैं एकदम देखती हूँ मैं कहाँ हूँ, तो मुझे एहसास होता है मैं अपने रूम में हूँ। शौहर कहाँ हैं? वो बाहर घूमने गए हैं। तो मैं उठ के बैठ गई, जल्दी से मैंने लाइट जलाई, लेकिन मुझे एहसास हो गया कि मैंने एक ख्वाब देखा था। थोड़ी देर के बाद हस्बैंड भी आ गए, तो मेरे चेहरे को देख के कहते हैं क्या हुआ है? मैंने कहा पता नहीं, ऐसे अजीब सा ख्वाब देखा है। कहते क्या देखा है? मैंने कहा बस छोड़ें, बस ख्वाब था, देख लिया। ओके, कहते हैं ठीक है। हम वहाँ पे बैठ के बातें शातें करते रहे, खाना शाना खाया। आंटी को हमने नहीं बुलाया, ज़रूरत होगी तो वो ले जाएंगी, हम उनके लिए खाना छोड़ देते थे और वो खाना ले जाती थी। रात के 9 बजे का टाइम था। घर के अंदर पड़ा हुआ फ़ोन बजा, जो तार वाले फ़ोन होते थे मोबाइल से पहले। आज भी घरों में हैं, बहुत सारे लोगों ने रखे हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने ख़त्म कर दिए घरों में। पहले तो यही ज़्यादा चलते थे। तो घर के अंदर मौजूद जो टेलीफोन था उसकी घंटी बजना शुरू हुई। तो हम बैठ गए कि नहीं, आंटी हैं, वो उठाएंगी, हमें नहीं जाना चाहिए, पता नहीं किसका फ़ोन है। तो घंटी बजती रही, बंद हो गई। आंटी ने फ़ोन नहीं उठाया। तकरीबन कोई 2 मिनट के वक्फे के गैप के बाद फिर से घंटी बजना शुरू हो गई। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं यार तुम्हें देखना चाहिए किसकी कॉल है, कोई इसमें गलत नहीं है, देख, उठ के देख लो। क्यों? कहती है मैं उठ के गई और मैंने अटेंड की कॉल, तो आगे से मारिया बोल रही थी, हाय शाजिया कैसी हो? और मैं खुश हो गई, मारिया की कॉल आ रही थी। तो हमने हाल हवाल पूछा। तो मैंने पूछा यार किधर हो तुम, कहाँ चली गई? तो उसने कहा यार मैं फंस गई थी, बस एक जगह पे, यूँ समझ लो एक इस तरह की मीटिंग थी जिसमें मैं ये था वो था और बहुत ज़रूरी था, और तुम्हें पता है मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा, तुम्हें मैंने कॉल भी अटेंड नहीं की, एक वॉइस मैसेज छोड़ दिया। बहरहाल अब मैं ईजी हूँ, कहाँ हो? तो मैंने कहा घर में हूँ भाई तुम्हारे, तुम्हें पता तो है, कॉल करके। कहते नहीं, फ़ौरन जाओ, अपने लैपटॉप को उठाओ और मुझसे वीडियो कॉल पे बात करो। मैंने कहा यार मुझे तो पता ही नहीं, और पासवर्ड क्या है वाईफाई का? ये कहती है मुझे यार माजरत खाऊं, मैं भी इमरजेंसी में चली गई, ये चीज़ें तो मैं नहीं बता सकी, मुझे पता भी नहीं था तुमने आना है, तो जाओ ये उसने मुझे बता दिया पासवर्ड है, कनेक्ट करो और स्काइप पे मुझसे वीडियो कॉल करो। मैं कमरे में गई, जाते ही मैंने वो पासवर्ड लगाया और अपना स्काइप ऑन किया और वीडियो उसको कॉल की। तो मुझे देख के खुश हो गई, वो बड़ी प्यारी लग रही हो, जिस तरह हम बातें करते एक दूसरे से बातें, आई एम रियली सॉरी, और पहले वो सॉरी करती रही और हम बात करते रहे। ये तीसरी आज हमारी रात थी। तो मैंने कहा यार तुमसे मुलाकात हो जाती, कब आ रही हो तुम? उसने कहा यार मुझे 2 दिन लगेंगे, उसके बाद मैं आ जाऊंगी। मैंने कहा 3 दिन मुझे यहाँ रहना था, कल तो वहाँ जाना है, वो हमारा वेट कर रहे होंगे, हर सूरत मुझे पहुँचना है, आगे डेज़ भी बड़े कम हैं, तो तुमसे मुलाकात नहीं हो सकी। यार ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, तुम आ जाती। उसने कहा यार मैं फंस गई हूँ, इमरजेंसी का मेरा काम था, इस तरह की बातें की हैं। तो साथ ही वीडियो कॉल पे पीछे से आंटी आई हैं
मेरे पीछे नहीं, मारिया के पीछे। मारिया के पीछे जब आंटी आई हैं तो आंटी ने आके मुझे ऐसे हाथ हिलाया है जैसे वो हाथ हिलाती थी। जब उन्होंने मुझे ऐसे हाथ हिलाया तो मैं आंखें मेरी ऐसे खुल गई हैं कि मारिया भी एकदम परेशान हो गई है कि ये हुआ क्या है, कि मैं ऐसी शॉक्ड सी हो गई हूँ। मैंने हस्बैंड को कोहनी मारी, हाथ से हिलाया। मेरे हस्बैंड क्या होता है, मैंने यूँ इशारा किया यूँ। मेरे हस्बैंड ने भी जैसे देखा ना, वो भी एकदम ऐसे चौंक से गए और ऐसे डर से गए कि ये क्या देख लिया। तो मारिया भी अजीब हो गई, पहले मेरे एक्सप्रेशन ऐसे थे और वो मेरे शौहर के भी, कहती क्या हो गया यार, मुझे डरा क्यों रही हो, बताओ तो सही क्या हो गया है। मैंने कहा ये पीछे आंटी हैं। हाँ हाँ मम्मी है, क्या हुआ है। मैंने कहा ओके मैं आपको थोड़ी देर तक बताती हूँ। कहते नहीं यार मुझे बताओ, मैं खुद ज़्यादा डर गई हूँ, क्या हुआ है। मैंने कहा मम्मी आपके साथ है। कहती हाँ हाँ, उनको मैं अकेला कैसे छोड़ के जाती, वो रात के टाइम वहाँ पे उनका कौन ख्याल रखता, खाने पीने का और सारा कुछ, मैं उनको कैसे छोड़ सकती थी। मम्मी मेरे साथ है, बट हुआ क्या है। पता नहीं क्यों मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई और मैं इतना ज़्यादा डर गई। मैंने कहा यार मैं तुम्हें थोड़ी देर तक बताती हूँ, मुझसे बात ही नहीं हो सकी और मैंने कॉल बंद कर दी। मेरे हस्बैंड भी शॉक्ड होके बैठे हुए थे और वो मेरी तरफ देख के कहते हैं ये क्या है, आंटी तो उसके साथ हैं, ये कौन है। मैंने कहा अगर घर में आंटी नहीं है तो फिर ये क्या है। अब बहुत सारे सवालात थे जिसका जवाब नहीं था। दरवाज़ा आंटी ने खोला था। इतना ज़्यादा खाना जो 3 लोगों के लिए हमने बनाया था, जो 3 भी खाएं तो बच जाए आंटी, वो सारा ले गई थी। रात को गुलदान पहली रात टूटा, किरचियां मैंने इकट्ठी की। दूसरी रात गुलदान टूटा और उसकी किरचियां किसने पीछे छुपा दी थी। और सबसे बाद 2 बातें जो जहन में आई कि पहले वो भारी भरकम टेबल जो मेरे कमरे में थी, जो आंटी उठा के ले गई थी, और उसके बाद मेरा लैपटॉप तकिए के कान वो रख लिया था, तो भारी भरकम थी, मैंने घसीटी मुश्किल थी। मैं हैरान थी आंटी कैसे ले गई। तो मैंने शौहर से उसी वक्त ये जिक्र किया, मैंने आपको बताया नहीं, याद है ये टेबल यहाँ पे रखी हुई थी। कहते हाँ जिस पे तुम लैपटॉप रखती थी। मैंने कहा वो कमरे में नहीं है, मैं तो समझी आंटी ले गई हैं, आंटी तो है नहीं। तो कहता है वो कौन ले गया फिर। मैंने कहा वो, शौहर कहते हैं वो घसीट भी रही थी टेबल, वो तो बहुत भारी टेबल थी। उसी लम्हे हमें याद आया जिस कमरे के बाहर हम गए थे, वो टेबल घसीट रही थी, वो तो बहुत भारी भरकम टेबल थी, वो कैसे घसीट रही थी। अब हम दोनों अजीब से हो गए। एक बात तो कन्फर्म थी कि जिसको हमने घर में देखा था वो आंटी नहीं थी, तो फिर ये क्या था। थोड़ी देर के बाद मुझे अजीब सी कपकपाहट शुरू हो गई। तो मैंने कहा यार मुझे वॉशरूम जाना है, मेरे साथ चलें। हस्बैंड कहते हैं ओके ओके तुम उठो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराओ मत, ये हो जाता होता है। वो एक मर्द थे कवर करके। तो मैं उठी हूँ, बाथरूम का दरवाज़ा खोला है, शौहर बाहर खड़े हो गए। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुई हूँ तो पहला मंजर जो मेरी आंखों ने देखा उसी जगह पे वही जो मैंने ख्वाब में देखा था। इतनी बड़ी हाथ जितनी बड़ी मोटी और 3-4 इंच मोटी हाथ जितनी लंबी एक मक्खी टाइप उसी जगह पे बैठी हुई थी। और जाती जैसे मैंने उस पर मेरी निगाह पड़ी तो उसी लम्हे जब मुड़ी है, मेरी जाती उस पर निगाह पड़ी और मुड़ी है, उसके ग्रीन कलर के पर थे। और जैसे ही वो मेरी तरफ मुड़ी है तो मैंने देखा उसके आगे मक्खी नहीं थी, एक अजीबो गरीब खौफनाक किस्म की काली स्याह सी इंसानी मुशाहबत, जिस तरह जिस्म होता है इंसान का उसी तरह की मुशाहबत थी। जिस्म इंसान का नहीं था, उसी तरह की मिलती जुलती थी और काली स्याह। उसका चेहरा बहुत ही खौफनाक भयानक सा था, अजीब सा उसका चेहरा था कि मैं उसको देखा और मैं चीख मार के बाहर आ गई। तो मेरे शौहर बाहर ही खड़े थे, वो एकदम वो भी डर गए मेरी चीख से। क्या हुआ शाजिया। मैंने कहा अंदर देखें। उन्होंने अंदर दरवाज़ा खोल के देखा, अंदर कुछ भी नहीं था। मैं कांप रही थी, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, कवर किया, कहते हैं बताओ क्या हुआ है। मैंने जब उनको सारी बात बताई कि अभी अभी मैंने इस तरह की चीज़ देखी है, इससे पहले मैंने ख्वाब में इसको देखा था, ये मुड़ती हुई मेरी तरफ आई थी और मैं चीख मार के डर जाती हूँ। तो मैंने उस वक्त मेरी आंख खुल गई थी, बट अभी मैंने उसको खुली आंखों से देखा है। जब मैं अभी अंदर गई हूँ मेरे जहन में वो मक्खी नहीं थी, आंटी चल रही थी, टेबल चल रही थी जो कमरे से गायब हुई,
वो टूटी कैसे आंटी, खाना, ये चीज़ें चल रही थी। मैं खौफजदा थी। ये मक्खी तो मेरे जहन में नहीं थी, जो मैंने देखी क्लियर थी। उसके बड़े बड़े सब्ज पर थे और मेरी तरफ मुड़ी है बाकायदा। तो उसके आगे एक इंसानी हाथ जितना, जिस तरह इंसान का जिस्म होता है, इस तरह काला स्या खौफनाक सा बदसूरत सा जिस्म था। और वो जब वैसे मेरी तरफ आई है तो मैं भाग आई हूँ। आपने अंदर देखा है तो अंदर कुछ भी नहीं है। मेरे शौहर कहते हैं मारिया को कॉल करो, आप मारिया को कॉल करो, कोई बात नहीं, उसको बताओ। वो परेशान हो गई होगी। हम कमरे में पहुंचे, मैंने दोबारा से उसको कॉल की। वो बेचैन थी। फ़ौरन ही पहली दूसरी बेल पे उसने मेरी कॉल, स्काइप पे वीडियो कॉल उठा ली। वो अभी तक परेशान थी। मुझे कहती है क्या हुआ है, तुमने फ़ोन बंद कर दिया, बताया नहीं है। मैंने कहा मारिया कहाँ से शुरू करूं, इस घर में इतना कुछ हो चुका है तुम सोच भी नहीं सकती। कहती क्या हुआ। मैंने कहा आंटी कहाँ है। कहती वो कमरे में, आप बेफिक्र हो जाओ, मुझे बताओ। तो मैंने उसको बताना शुरू किया कैसे आंटी ने दरवाज़ा खोला, कैसे वो खाना लेके गई, बर्तन टूटे, आवाज़ें आईं, और उस कमरे में जो टेबल पड़ी थी इतनी भारी भरकम, वो आंटी उठा के ले गई। तो मारिया ने मुझे कहा कौन सी टेबल। मैंने कहा वो जो गोल सी थी। उसने कहा नहीं, मेरे कमरे में कोई गोल सी टेबल नहीं थी, कभी थी ही नहीं। और मैंने कहा वो जो गुलदान टूटे हैं, कहते हैं मैंने कभी इस तरह के गुलदान घर में रखे ही नहीं हैं। तो मैंने कहा गुलदान भी तुमने नहीं रखे जो दो टूटे हैं, टेबल भी तुमने नहीं रखी। तो वो आंटी, उसने कहा मुझे नहीं पता, और इससे पहले आज तक इस घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ, यकीन मानो मैं खुद डर गई हूँ। तो उसने मुझे कहा, लेकिन हौसला दिया, उसने कहा इससे पहले कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है इस घर में। अगर कुछ हुआ है तो इसलिए कि मैं कुछ दिनों से ये घर बंद पड़ा हुआ है, मुझे जाना पड़ा। जब तुम मुझसे रब्ता कर रही थी तो मैं आ चुकी थी, घर काफ़ी दिनों से ये बंद था। हो सकता है ऐसा कुछ हो गया, लेकिन है नहीं। अब एक काम करो, डरो मत, तुमने रात गुजारनी है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। फ़ौरन आयतुल कुर्सी पढ़ो और फ़ौरन एक पानी के ऊपर चारों कुल और आयतुल कुर्सी दम करो और पूरे घर के अंदर छिड़काव करना शुरू कर दो। घबराना नहीं, जो चीज़ भी है तुम पे हावी हो जाएगी। और भाई कहाँ है। वो मेरे हस्बैंड को भाई कहती थी। मैंने कहा ये साथ हैं। कहते भाई इसके साथ उठें, कुछ भी नहीं है इस घर में। लेकिन आप लोगों ने, दोनों ने देखा है, इसलिए वहम नहीं हो सकता। एक ने देखा होता तो वहम होता, इसलिए दोनों ने देखा है। उठें, चारों कुल आयतुल कुर्सी पढ़ें और पूरे घर के अंदर छिड़कें। है कुछ नहीं, जो कुछ आप देख चुके हैं। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे घर इस सोसाइटी के अंदर बंद पड़े रहते हैं और अक्सर यहाँ वाक़यात होते हैं इस सोसाइटी में, लेकिन इस घर में नहीं होते। तो बंद पड़े रहने की वजह से हो सकता है ये वाक़यात यहाँ पे भी होने शुरू हो गए। बट घबराना नहीं है, मैं नहीं डरती। तो हम दोनों मियाँ बीवी उठे, फिर हमने आयतुल कुर्सी चारों कुल पानी पे दम किया, अपने ऊपर दम किया, पूरे घर के अंदर छिड़काव करना शुरू कर दिया। और वो रात हम दोनों सो नहीं सके, सुबह का इंतज़ार करते रहे। और जैसे ही सुबह हुई हमने जल्दी से अपना सामान पैक किया, चाबी लॉक किया, लॉक करके जहाँ पे चाबी रखनी थी, और वहाँ से हम भागे, अपने रिश्तेदारों के बाद पहुँचे। वहाँ तक पहुँचते हुए हम रिलैक्स हो चुके थे, उसको एक ख्वाब समझ के भूल गए थे। जितना टाइम हम वहाँ पे रहे, हम वहाँ पे फैमिली के साथ अपने काम शाम करते रहे। मारिया वापस आ गई। मारिया ने मुझे कहा वापस जाने से, पाकिस्तान जाने से पहले मुझसे मिल के जाना, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मारिया को मिल सकूँ। तो मारिया ने मुझे बहुत कायल किया, रिलैक्स किया कि यार कुछ नहीं है, मैं वापस आ गई हूँ। जो भी था उस वक्त हुआ था, बंद होने की वजह से घर खाली था इसलिए हो गया था, अब नहीं है। लेकिन मैं उसको कहना नहीं चाहती थी कि मैं डर गई हूँ, मेरे साथ ज़िंदगी में ये पहली दफ़ा हुआ है। तो मैंने बहाने मारे, यार मैं आना तो चाहती हूँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं डर नहीं रही, लेकिन मसला ये है कि पीछे काम है, टिकट रिटर्न थी और अभी जाना है, टाइम नहीं है। इस तरह के मैंने बहाने मार के उसके साथ घर नहीं गई और वापस पाकिस्तान पहुंच गए। लेकिन आज भी वो कहते हैं वो 3 रातें, वो 3 दिन जो हम उस घर में रहे थे, ऐसे हमें याद हैं जैसे कल के वाक़यात हों। लेकिन वो सब कुछ हमारे साथ जेन्युइन हुआ था, जिसको मैंने ख्वाब में देखा था। एक मक्खी जितनी बराबर, जिसके सब्ज़ पर थे, उड़ती हुई आई थी। आगे से वो मक्खी नहीं थी, पीछे से पर मक्खी की तरह थे। 3 से 4 इंच मोटी और हाथ जितनी लंबी, लेकिन आगे वाला हिस्सा मक्खी का नहीं था। इंसान से मिलती जुलती काली सा मुशाबत वाली कोई चीज़ थी। आज तक उन्होंने मुझे कहा मदर सर, आज तक ये मामा हल नहीं हो सका। तो फिर आंटी कौन थी? वो तो मारिया के साथ थी जो जैनमन आंटी, तो ये आंटी कौन थी?
और वो जो देखा हमने वो क्या था, जो कांच टूटना है वो क्या था। तो इसका जवाब ये है, जब कभी आप ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे बंद हो और कुछ टाइम के लिए मखलूक बसेरा कर लो, तो रूप धारना इसके लिए बहुत आसान है। आंटी का उन्होंने रूप धार के आपको अपना आप महसूस कराया, और वो जो भयानक सी वो मक्खी नुमा थी, वो भी एक रूप था जो उन्होंने रूप धारा, आपको एहसास कराया। बर्तन तोड़ के, ये नॉर्मल सी चीज़ें, एक टेबल का सामने आना और गायब हो जाना, इससे बड़े बड़े वाक़यात होते हैं। जहाँ तक टेबल वाली बात है, ये वाक़या मेरी फैमिली के साथ भी हो चुका है, जेन्युइन हो चुका है। टेबल इस तरह थी, इस्तेमाल की, और बाद में टेबल नहीं थी और फैमिली ने कहा टेबल यहाँ तो थी ही नहीं। ये भी मैं कभी आपको सुनाऊँगा, जेन्युइन में ये वाक़या हो चुका है। तो इस तरह की मखलूक जो है, हिडन एंटिटी, इस तरह के बहुत सारे इशारे देती है, अपना आप वाज़े आके महसूस कराती है जो आपके साथ हुआ है। सो ये एक शाजिया, जिनका रियल नेम है, बाकी सब कुछ मैंने छुपा दिया उनके कहने पे। उन्होंने कहानी भेजी जो मैंने आपको सुना दी। इंशाल्लाह अब कहानियों का हमारा सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप भी मुझे अपनी कहानियाँ भेजते रहिए। व्हाट्सअप नंबर है +92, पाकिस्तान का कोड है 31366555500। इस पर आप मुझे अपनी कहानियाँ भेजिए। वॉइस मैसेज लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, लिख के भी भेज सकते हैं। तो आपकी कहानियों को मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊँगा, और इंशाल्लाह जो प्रोग्राम बाकी भी आप देखते हैं वो उसी तरह देखते रहेंगे। और जो सवालात कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे भेजते रहिए, इंशाल्लाह आपके सवालों का भी मैं आपको जवाब दूंगा। तो आज की OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।